नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खूब सारा वेलकम। और इस अब की बार इंक्रीमेंट दमदार, जी हाँ, तो तैयार हो जाइए कि इस बार जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वो अच्छी होने जा रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट इसको लेकर हाजिर है, तो उस रिपोर्ट पर बात करेंगे, बताएंगे कितनी इंक्रीमेंट आपको इस साल मिल सकती है। इस साल का मतलब है कि हम 2024 में हैं, लेकिन जब आपके इंक्रीमेंट्स आपके हाथ में आएंगे तो 2025 लग चुका होगा। लेकिन तैयारी आज से करेंगे, ध्यान आज से देंगे तो 2025 में अच्छे इंक्रीमेंट के हकदार होंगे। तो प्रोजेक्शन क्या कहता है और आपको फिर वो इंक्रीमेंट कैसे मिल सकता है, फोकस इस बात पर रहेगा। तो एक रिपोर्ट है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि इस बार किस तरह के इंक्रीमेंट्स आपको मिल सकते हैं, कैसा आपका सैलरी इंक्रीमेंट रह सकता है। तो WTW की ये रिपोर्ट है और ख़ास तौर पे इंडिया के बारे में फोकस है। WTW एक बड़ी फर्म है, मैं आपको बता दूं, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल एडवाइजरी है, ब्रोकिंग है, सॉल्यूशंस वगैरह देती है। तो उसने इंडिया के लिए खास तौर पे स्पेसिफिकली सर्वे किया है। 2025 की जब बात कर रहे हैं तो जो प्रोजेक्शन है वो 9.5% के हैं। 9.5% के आसपास इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, पिछले साल के कुछ इंक्रीमेंट्स देखिए। 2021 में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 7%, हुआ कितना? 8.5%। 2022 में इनके प्रोजेक्शन थे करीब 9.25% के, हुआ करीब 10% के आसपास का इंक्रीमेंट। ये एवरेज इंक्रीमेंट है। 2023 में इन्होंने कहा कि करीब 10%, 9.8% होगा, हुआ एक्चुअल में 10%। 2024 एक एक्सेप्शनल ईयर है, पिछला साल, जो इन्होंने 9.8% के प्रोजेक्शंस दिए, लेकिन हुआ 9.5%, लेकिन काफी करीब रहा। इस साल कह रहे हैं 9.5% के आसपास का इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है, 10% के आसपास ठीक ही है, एवरेज है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति बेहतर है और देशों की तुलना में। तो देखिए, ये तो हो गई एक मोटी बात। अब अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, इस बार भाई फार्मास्यूटिकल वाले जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके हाथ में सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला है। करीब 10% या उससे ज़्यादा के इंक्रीमेंट्स यहाँ उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद नंबर है मैन्युफैक्चरिंग का, काफ़ी कुछ हो भी रहा है देश में इस लेवल पर, तो वहाँ भी करीब 10% का इंक्रीमेंट ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं WTW। इंश्योरेंस सेक्टर को 9.7%, रिटेल वालों को 9.5% से थोड़ा ज़्यादा, तो ये इन लाइन विद 10% ही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.5%, सॉफ्टवेयर वालों को 9% की उम्मीद रखनी चाहिए अपने इंक्रीमेंट्स में, और बिजनेस सर्विसेज में करीब 9%। ये टॉप इंडस्ट्रीज है जहां पर मेजॉरिटी में 9 से 10% के बीच में इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब ज़रा भारत की तुलना कर लेते हैं उन देशों से। ये सर्वे ही कर रहा है जो PS2 इंडिया, जहां पर इंक्रीमेंट के नंबर्स उन्होंने दिए। वियतनाम एक और देश जहां मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी जोर है, इंडिया का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, 7.5% से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंडिया के मुकाबले काफ़ी नीचे है। चीन में महज 5% के इंक्रीमेंट्स के प्रोजेक्शन है। मलेशिया में भी 5% के आसपास। कुछ और अन्य देशों पर यह निगाह डाल लेते हैं। साउथ कोरिया में 4.5%, ऑस्ट्रेलिया में 4% से कम, और जापान जैसी इकोनॉमी में 3% से कम। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि इंडिया में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। अब आपके हिस्से में ये कैसे आएगा, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद आप कर सकते हैं, उस पर सारी बातचीत करते हैं। राइट, तो हमारे मेहमानों से आज परिचय कर लेते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है। तो टीम लीज DA के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर सुमित कुमार जी हैं, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब हैं, और प्रोटिविटी इंडिया के MD अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुमित जी, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, जो प्रोजेक्शन WTW की तरफ से आए हैं, साल दर साल हमने देखा जितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर। एक्सेप्शन है सिर्फ पिछला साल। 2025 के लिए आप क्या कहेंगे? जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 9.5%, उससे ऊपर, उतना, या उससे थोड़ा नीचे, कैसा रहेगा अगर हम करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखें? देखिए, अगर हम करंट इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें, सो काफी उम्मीद है कि हाँ, जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया हो सकता है। हाँ, 10% ऊपर नीचे वेरिएशन जो चलता है, बिकॉज ये सारा प्रेडिक्शन के ऊपर चलता है। पर जहां तक आप देखिए, ये पूरा जो खेल है डिमांड और सप्लाई के बीच में चलता है। आज की डेट ये है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में जो आपने बताया कि ऑलमोस्ट लाइक 10% के करीब वहां पे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, और जो स्किल डेफिसिट की आज की डेट में हम बात करते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में है। सो एक जगह आप देख रहे हैं आपके पास डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जब कम है तो ऑब्वियसली वो ये प्ले अराउंड करता है। एट द सेम टाइम आप देखिए जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो ब्रॉड ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में, ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से देखिए तो 100% ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है। सो जाहिर सी बात है कि आपके जो है 9 से 10% की जो हम बात कर रहे हैं बढ़ोतरी की, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है सुनील साहब, जब हम कहते हैं 9 से 10% ये जो नंबर आ रहे हैं, तो ये एवरेज बताता है या टॉप बताता है? किस तरीके से नंबर्स को रीड करेंगे? क्या हर व्यक्ति को 10% मिलेगा एवरेज, या फिर जो टॉप परफॉर्मर है ये उनकी जेब में जाएगा? एवरेज नंबर ही होता है, और अगर आप पूछे तो टॉप परफॉर्मर की इंक्रीमेंट शायद वो 15, 18, 20% भी जाती है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी 10% से नीचे भी रहेगी। देखिए, इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। 2023 और 2024 बहुत सारी इंडस्ट्री को लेके, और शायद जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट होते रहे हैं ग्लोबली, उसको लेके बहुत ही टाइट ईयर रहा है ये दोनों। और इसमें इसमें जो बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, कुछ इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल करी है। ट्रेडिशनली जो आईटी हमेशा टॉप पे रहती थी, वो बहुत स्ट्रगल करी है और अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में है। बट जहाँ पे भी जो नॉन कोर आईटी की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कोर आईटी फंक्शंस हैं, वहाँ हर जगह एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी है। मुझे लग रहा है कि अगर आज की डेट में हम कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके रिपोर्ट में भी आया है कि मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, या बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रिटेल है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। तो कहीं कहीं जो कुछ सेक्टर हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमरिज्म से कनेक्टेड है, यानी लोगों की अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट से, वहाँ वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कोर फंक्शन एरियाज में ग्रोथ है। और जस्ट टू रीएम्फसाइज आपके, तो जो लोग बहुत टॉप परफॉर्मर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी उनको रिटेन करने के लिए 10 नहीं 15, 18, 20% और उससे ज्यादा भी देंगी कुछ ना कुछ लोगों को। और कुछ कुछ बेनिफिट्स लोगों को डायरेक्ट सैलरी इंक्रीमेंट से कॉम्पनसेट करेंगे, और कुछ इंक्रीमेंट लोगों को कहीं ना कहीं बोनस देके कॉम्पनसेट करेंगे, या प्रमोशन देके कॉम्पनसेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो करंट सिनेरियो आ रहा है आज के 2 साल के बाद, थोड़ी सी हमें लग रहा है कि थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो रही है या हो जाएंगी। मे बी शायद कुछ ग्लोबल, एक दो जगह यूएस में इलेक्शंस होने हैं, कुछ होने हैं, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी जैसे ही आएगी मार्केट के अंदर में, मुझे लग रहा है कि ये एवरेज नंबर और बेटर होगा जितनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि लास्ट के 2 ईयर स्ट्रगल हुए हैं, बहुत स्ट्रगल हुए हैं। 21-22 बहुत अच्छा था लोगों के लिए, और 23 और 24 बहुत अच्छा नहीं था। तो अगर इन चारों सालों को कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है 2025 अच्छा होना चाहिए लोगों को, क्योंकि जितना लो देखना था लोगों ने लो देख लिया है, और परफॉर्मर को इससे ज्यादा मिलेगा। और कुछ जो होते हैं सेमी परफॉर्मर, एवरेज परफॉर्मर, उनको थोड़ा कम भी मिलेगा। चलिए, तो आप तो थोड़ा और खुश करने वाली बात कह रहे हैं सुनील सर की, मतलब 23-24 में आपने कठिन वक्त देखा, 25 में तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा आने वाला है, तो ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। तो ये तो और बढ़िया बात है। अमित साहब, एक बाकी तो सारी इंडस्ट्रीज इनलाइन दिख रही है, एक जो फार्मास्यूटिकल है वो मुझे भी थोड़ा वो टॉप पर कैसे आ रहा है? मतलब उस इंडस्ट्री में ऐसा क्या घटा या क्या हो रहा है कि जहां इस पूरी लाइनअप में वो सबसे ऊपर है? देखिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल देते हैं और मैं उसके साथ अगर हेल्थ केयर को भी जोड़ दूं, बिकॉज वो इंटरकनेक्टेड है, तो हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा स्कोप बन रहा है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरा इंडस्ट्री की ग्रोथ में आ रहा है। और इसको दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रही हैं वो है, और एक ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं वो भी हैं। तो बहुत सारा जो इंडिया का टैलेंट है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। और हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसके स्कोप दिखते हैं। अब आप जैसे अगर एक्सपोर्ट काउंसिल के रिपोर्ट देखें, फार्मा एक्सिल जो फार्मा एक्सपोर्ट हो रहा है, फार्मा एक्सपोर्ट
बढ़ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज अपने प्रोडक्ट बाहर सप्लाई करने के हो रहे हैं। तो हेल्थ केयर जो एम्प्लॉइज हैं उनका बाहर अपॉर्चुनिटीज हो रही है। एट द सेम टाइम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसीलिए वो सीधा सीधा एक इम्पैक्ट हमको दिख रहा है कि वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, और आपको ऑफ कोर्स अगर अच्छा टैलेंट रिटेन करना है तो आपको इंक्रीमेंट भी उस तरह से देने पड़ेंगे। और दूसरा एक अच्छा पॉइंट जो और दिखने को मिल रहा है, जैसे कि बहुत सारी हेल्थ केयर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स है वो इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। उसके लिए आपको जो ये आईटी सर्विसेज है या टेक्नोलॉजी जॉब्स है हेल्थ केयर रिलेटेड, राइट, क्योंकि आप सिर्फ टेक लोग ही नहीं हायर कर रहे, आप टेक्नो फंक्शनल लोग हायर कर रहे हैं जिनको हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस है और टेक्नोलॉजी वाले रोल्स हैं। तो ये जो टेक्नो फंक्शनल रोल्स हैं इसकी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इंडिया अब हब बन चुका है, टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ केयर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स जो है वो इंडिया में है, जो टॉप 10 है। तो उनका एक एक्सपांशन बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहां पे वो 2-2 हजार एम्प्लॉइज इंडिया में हायर कर रहे हैं। वो कहां से कर रहे हैं? यही जो पूल अवेलेबल है। अब ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू पिक अप द बेस्ट ऑफ द टैलेंट, इसलिए उनके इंक्रीमेंट्स भी वैसे हो रहे हैं। तो पूरी इंडस्ट्री पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, इसलिए हमको फार्मास्यूटिकल ऐसा नजर आ रहा है। बट अगर और आपका एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण है कंपैरिजन टू ग्लोबली कि इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आई थिंक देयर आर टू बेनिफिट्स फॉर इंडिया, राइट। एक तो 15 साल पहले जो ग्लोबल कंपनीज थी वो इंडिया को सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज पर्सपेक्टिव से देखती थी कि इंडिया में जाएंगे सस्ते में आपको टैलेंट मिल जाएगा। आई थिंक वो एक डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। तो वो ऑफ कोर्स है, थोड़ा आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, बट एट द सेम टाइम टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरी कंट्रीज देखें वहाँ टैलेंट पूल कम है, अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टैलेंट पूल भी ज्यादा है, मतलब सप्लाई भी ज्यादा है, फिर भी अच्छे इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं कंपैरेटिवली। मतलब इट्स अ डबल पॉजिटिव फॉर द कंट्री, राइट। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्ड हो रही है ओवर द इयर्स। तो लॉ ऑफ एवरेजेस काम करते हैं। तो लास्ट 5 साल में अगर आप देख रहे हैं तो एक इंक्रीमेंट बिल्ड हो रहा है 9.5 9.8 के एवरेज में है। मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये इस साल भी इसी तरह से इंक्रीमेंट्स होंगे, 1-2 बेसिस पॉइंट प्लस माइनस होगा, बट आई थिंक एक पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है सुमित साहब, तो ये जो हम एक फॉरेन कंट्रीज अन्य देशों से जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि चीन में 5%, तो अब ये क्या फेस वैल्यू पे कंपैरिजन है? क्या वहां पर बेस अलग नहीं होगा, हमारे देश में बेस अलग नहीं होगा? कैसे माने कि अगर इंडिया में 10% है और चीन में 5% है तो हम ज्यादा बेहतर स्थिति में है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां बेस बड़ा है तो हो सकता है परसेंटेज छोटा दिखाई दे रहा हो? क्वाइट पॉसिबल कि ये हो सकता है, पर अगर जो हम बेस को ना लेके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, अगर जो हम जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें, जो हमसे आगे हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी ग्रोथ जो है 3 से 5% के बीच में ही हो रही है। सो अगर जो हम अपना देखें, आज के डेट में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% है और उम्मीद है कि वो 7 to 7.2% रहेगा। सो इफ यू लुक एट कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली उनसे ज्यादा है डेवलप में। और अभी जो आपने बताया कि हम अपने आसपास भी देखिए एशियन मार्केट में हिंदुस्तान के जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सबसे ज्यादा है। और वही जो है ट्रांसलेट हो रही है आपकी जॉब क्रिएशन में। और बिकॉज वो जॉब क्रिएशन हो रही है एंड ऑल्सो को जो आप देखें जो हमने स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जैसे PLI हो गया आपका स्कीम जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करता है। अगर जो आप देखिए आपने IT के बारे में बताया कि इवन IT में भी ऑलमोस्ट 9% तुलना उम्मीद है कि बढ़ने की। जो हम जो जिस तरह से GCCs जो हैं इंडिया में आ रहे हैं, सो आई थिंक आप इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज जो स्कीम्स लॉन्च करी हैं, आप देखेंगे कि उससे जो है जॉब क्रिएशन ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ऑफ जॉब क्रिएशन ज्यादा एंड स्किल गैप जो है, जैसे मैंने पहले बोला, ये पूरा स्किल गैप का जो खेल है बिकॉज ऑफ जो आपका ये
उम्मीद है इतना 10% आने के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि जब हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, एक जगह हम बोल रहे हैं कि वहां पे जो आपका अट्रिशन रेट है वो कम से कम आपका 20 से 30% रहता है। अगले 3 साल में उम्मीद है कि वहां पे 1.5 मिलियन का स्किल गैप होने वाला है। सो वो एक डबल वैमी की तरह आप उसे कह सकते हैं, एक तो आपको इटरेशन है प्लस ग्रोथ है और स्किल गैप आ रहा है। एंड जस्ट टू रिटेन, जैसे जो मेरे कोलीग हैं सुनील जी ने भी बोला कि उनको रिटेन करने के लिए, इंसेंटिव करने के लिए उनको ये मॉनिटरी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट दिया जाता है। सो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सप्लाई डिमांड गैप, एंड हाउ टू हैव द एम्प्लॉय मोटिवेशन जिसे कहते हैं। जी नहीं, बढ़िया है सारी चीज़ें, और ग्रीन शूट्स जिसे हम कह सकते हैं कि वो दिखने लगे। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे लूँगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि नंबर्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति को, एम्प्लॉय को वो बेस्ट नंबर कैसे मिलेंगे, मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? महज काम कर देना काफ़ी है या आपको कुछ आउट परफॉर्म करना पड़ेगा? क्योंकि यही रिपोर्ट एक और बात भी कह रही है, ये कह रही है कि जो एवरेज है उनके मुकाबले टॉप परफॉर्मर्स को 3 गुना ज़्यादा तक सैलरी हाइक मिलने की उम्मीद है, और जो एवरेज के ऊपर मीडियम लेवल पे परफॉर्म करेंगे उनको करीब 1.25 से 1.5 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब की बार इंक्रीमेंट दमदार बात हो रही है कि इस बार WTW की रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 10% के आसपास, वैसे 9.5 का है लेकिन 10% के आसपास हम मोटा राउंड ऑफ करके आपको बता देते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले नंबर काफ़ी बेहतर है। 2025 के लिए ये प्रोजेक्शंस हैं। अब ये है कि भाई प्रोजेक्शंस तो अच्छे आ गए, लेकिन आपको कैसे मिलेंगे, राइट? तो सुनील गोयल साहब, ये अक्सर हम आपसे अपने प्रोग्राम में सवाल पूछते हैं कि ठीक है, लेकिन परफॉर्म कैसे करेंगे आप? जैसा मैंने कहा ब्रेक से पहले भी कि यही रिपोर्ट बता रही है कि जो टॉप परफॉर्मर है उनको कंपनी एवरेज परफॉर्मर के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। वो एक इंडिविजुअल कैसे अचीव करेगा? देखिए, एक इंडिविजुअल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है काम के साथ साथ अपने वर्क को पोजीशन करना। और हम आज के डेट में और भी बोलते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल होता है, इन द सेंस आपके पीयर से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, सबसे एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। बहुत जगह बहुत इफेक्टिव भी है, और मुझे लगता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके आउटकम को पोजीशन करना, उसके आउटकम को दिखाना, उसके अंदर क्या इनोवेशंस आपने किया है वो करना, उससे क्या इम्पैक्ट आया है आपके प्रोजेक्ट पे, प्रोग्राम्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, उसको प्रेजेंट करना। और ये सिर्फ बातें कई बार बताने की नहीं होती है, बट इस बातों को हाईलाइट किया जाता है टाइम टू टाइम। और मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन इनटू द टास्क, जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन टू द टास्क करते हैं, शायद मेहनत हर कोई वही करता है, बट एक इनिशिएटिव होता है, वो आगे बढ़ के काम करना, किसी चीज के पीछे इनिशिएटिव लेना, तो वो एक इंप्रेशन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और आपको एक क्रिटिकल रिसोर्स की तरह बिल्ड करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप एक क्रिटिकल रिसोर्स की तरह बिल्ड होते हैं तो शायद आपको भी काम में मजा आता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा कर सकते हो। तो उस समय जब कंपनी आपका कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन या बेनिफिट डिसाइड करती है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल रहती है उस इंडिविजुअल के प्रति, जहाँ पे कि वो लगता है कि ये इंडिविजुअल भी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जब भी अपने वो टास्क को एग्जीक्यूट करता है, कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करके लाता है, बेटर वे ऑफ डूइंग बताता है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक तो होता है टास्क कि आपको ए से जेड तक करना है या A to 10 1 to 10 करना है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या किया, बियॉन्ड दैट क्या किया, इनोवेशंस क्या किया। रियल में जो एक कोई भी इंटरप्रेन्योर सोचता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अगर आप उस तरीके से जिस किसी कंपनी में जितने दिन भी आप काम करते हैं, अगर आप उस तरीके से सोचते हैं और उस तरह के कंट्रीब्यूशन लाते हैं, तो ये ना सिर्फ आपकी अपने स्किल्स को साइन अप करता है, बट ऑर्गेनाइजेशन को भी वैल्यू एडिशन करता है। और इन सबका एक प्रोजेक्शंस एंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप भीड़ में छुपे रहेंगे तो प्रोजेक्ट में 20 लोग हैं, सबने काम किया, प्रोजेक्ट अच्छा किया, तो आप एवरेज एंड बिलो एवरेज के इंक्रीमेंट कैटेगरी में ही आ जाएंगे, या शायद इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जब देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं। इसीलिए आउटसाइन करने के लिए जस्ट लाइक एन एग्जामिनेशन, सारे लोग सेम क्वेश्चन होता है, सेम आंसर होता है, कुछ उसको अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं, या चीजों को कुछ ना कुछ करके उसी आंसर को एक प्रेजेंटेबल आंसर बनाते हैं। तो उसी तरह से वर्क प्रोफाइल पे है, जब आपने वर्क प्रोफाइल को मोर प्रेजेंटेबल, मोर इफेक्टिव, मोर कम्युनिकेटिव,
मोर वैल्यू एडिशंस के तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन या आपके इमीडिएट मैनेजर्स या सुपर मैनेजर्स को कहीं ना कहीं वो चीजें उनके अंडर द बेल्ट, अंडर द आई होती है कि हाँ ये इंडिविजुअल एक्स्ट्रा एडिशन करता है। जिस जैसे क्रिकेटर है, अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है मगर किसी को एक पर्टिकुलर गेम नहीं चला बट वो अंडरमाइन नहीं होता है, वो हमेशा ओवरमाइन होता है क्योंकि हर बार वो एडिशन करता है। उसी तरह किसी एक एम्प्लॉय के लिए अगर वो हमेशा कुछ ना कुछ एडिशंस करेगा, एफर्ट लगाएगा, विजुअलाइज करेगा, तो आउटकम आते हैं उसके पीछे और उसका इफेक्ट भी दिखता है बेनिफिट में, प्रमोशन में, ग्रोथ में, रिकॉग्नाइजेशन में, हर जगह दिखता है। ठीक है अमित साहब, मेरे एक आखिरी सवाल कि ये तो वो टॉप सेक्टर्स हो गए जिनका यहाँ जिक्र आया, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ इंक्लूड नहीं है, वो क्या उम्मीद रखें? क्या वो बिलो पार होंगे या उनका भी इसके आसपास ही होगा? जिस तरह का आपने हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2 कठिन साल निकल गए, ये साल बेहतर होने वाला है। देखो, इंक्रीमेंट जो है वो आपके दो नजरिए से देखा जाता है। एक पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और एक फ्यूचर आपसे क्या पॉसिबिलिटीज हैं या आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, राइट। और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल का, एक टीम का, एक कंपनी का होता है, और फ्यूचर एक एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, जो एक्सपेंशन, ग्रोथ कंपनी का पास्ट में और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से डिराइव होता है, बट एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी होता है। तो आप कोई भी अगर इंडस्ट्री में है, बट आप जैसे आई थिंक सुनील जी जो बोल रहे थे, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, बट आपको अपने आप को अपस्किल करते रहना है। मैं अलग रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ऐसा बताया है कि बहुत से लोगों ने लास्ट 1 साल में 70% ऑफ लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपस्किल करने के लिए कुछ नहीं किया। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ओवर लोड ऑफ वर्क और बहुत सारी चीजें, बट आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुश करना है टू अपस्किल, अपने आप को करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, जो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके रोल में एनहांस करता है, राइट। तो आप ये जो एक्स्ट्रा सुनील जी भी बोल रहे थे, ये जो एक्स्ट्रा ये कहाँ से आता है? आप अपने आप को किस तरह से बेनिफिट करोगे टेक्नोलॉजी को समझने के लिए या एलाइड चीजें समझने के लिए, कि आप अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सको। हर एक के पास 24 ही घंटे हैं, तो आप कम से कम घंटों में कितने अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो और उसके एनेबलर जो है उसमें अपने आप को स्किल करो। तो आई थिंक हर इंसान को अपने आप में ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और कुछ टाइम बिताना पड़ेगा अपने आप को अपस्किल करने के लिए, कितना भी प्रेशर हो, कितना भी प्रेशर हो दिस थिंग। तो आप अगर आप कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट नहीं। तो ये बहुत अच्छी 2 बातें आप लोगों ने की। सम अप कर देता हूं पूरे शो को 2 चीज़ों में। पहला तो ये कि इस साल मतलब 2025 के लिए अच्छे इंक्रीमेंट्स के प्रोजेक्शन है, ऑन एन एवरेज 10%, और इससे बेहतर नंबर भी आ सकते हैं। इस पर हमारे तीनों गेस्ट सहमत हैं। और दूसरा कि आप कैसे उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, तभी आप सामने आएंगे। अच्छा काम तो करना ही है, लेकिन आगे कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसा वडेरा साहब ने कहा कि कैसे करेंगे वो, उसके लिए आपको लगातार खुद को अपस्किल करना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन अगर होते हैं और थोड़ा प्रोजेक्ट भी खुद को करना पड़ेगा, तो शायद आप भी उस टॉप कैटेगरी में आ जाएंगे जहां कंपनियां सोच रही हैं कि वो नॉर्मल एवरेज इंक्रीमेंट के मुकाबले 3 गुना तक इंक्रीमेंट दे सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। तो बड़ा अच्छा इस समय सब कुछ दिख रहा है। अब लेट्स सी कि जो प्रोजेक्शन हम लोग सोच रहे हैं वो ऑन द रियल साइड कितने आते हैं, बट उम्मीद यही रहेगी कि अब जैसा कठिन वक्त था पीछे गया, अब चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।